आज हम बात करेंगे एक शख्स को जो भारत को बहुत कुछ दिया, हमारे महान बिजनेसमैन रतन टाटा सर की स्टोरी आज इस वीडियो में रिव्यू करेंगे। इस ऑडियो बुक को जरा गौर से सुनिएगा, आपको इस ऑडियो बुक से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। रतन टाटा से सीखिए सक्सेस का 4 स्टेज वाला फॉर्मूला, जिंदगी की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। टाटा सक्सेस स्टोरी। 1970 के दशक में रतन टाटा ने कारोबार संभालना शुरू किया। टाटा की कॉरपोरेट सफलता 4 चरणों का नतीजा रही है। आइए जानें रतन टाटा की सफलता का राज। सभी के लिए बेहद प्रेरणादायक है रतन टाटा की सक्सेस स्टोरी। 21 साल तक टाटा ग्रुप को संभाला, 40 गुना बढ़ा दिया रेवेन्यू। शुरुआती साल जेआरडी टाटा की छत्र छाया से निकलने में लगाए, फिर एफिशिएंसी, ग्लोबलाइजेशन और इनोवेशन पर रहा जोर। रतन टाटा के एक सवाल से चौंक गए थे नितिन गडकरी, जानिए मामला। नई दिल्ली, जनवरी 1998 का एक दिन, जगह प्रगति मैदान। टाटा मोटर्स के चेयरमैन रतन नवल टाटा चमचमाते स्टेज पर चढ़ रहे थे। कुछ देर में वह जो घोषणा करने जा रहे थे, वह टाटा ग्रुप की किस्मत बदलने वाला था। जैन, एम्बेसडर और 800, इन तीनों की खूबियों से लैस कार पेश की गई। टाटा इंडिका। उसी साल बुकिंग खुली। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने एडवांस जमा किया। इसके बावजूद टाटा मोटर्स को शुरू में घाटा उठाना पड़ा। फिर तकदीर बदली, इंडिका बेस्ट सेलर मॉडल बन गई। उस कार ने टाटा मोटर्स को नया मुकाम दिया। 2009 में रतन टाटा ने नैनो लॉन्च की। 90S और 2000S के शुरुआती सालों में टाटा ग्रुप में जो हिचक थी, उसे दूर करने के लिए रतन टाटा अलग प्लान पर काम कर रहे थे। 1991 में टाटा सन्स लिमिटेड का चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा के सफर को 4 स्टेज में बांटा जा सकता है। ये 4 स्टेज ऐसे हैं जो हर कारोबारी को आगे जाने में मदद कर सकते हैं। वीवीआई। किसी को नहीं लगा था रतन टाटा बनेंगे ग्रुप चेयरमैन। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने वाले रतन टाटा 1962 में भारत लौटकर इसीलिए आए थे, क्योंकि उनकी दादी बीमार थी। यहां उन्होंने टाटा स्टील लिमिटेड के जमशेदपुर प्लांट में अप्रेंटिस शुरू की। 1977 में रतन टाटा को जिम्मेदारी मिली मशीन्स कॉर्प्स के दिन बहुराने की। रतन टाटा उसमें सफल रहे, लेकिन उन्हें जिस निवेश की जरूरत थी, वो नहीं मिला। मुंबई टेक्सटाइल वर्कर्स की हड़ताल ने कंपनी को और नुकसान पहुंचाया। आखिर 1986 में वह कंपनी बंद कर दी गई। शायद इन असफलताओं के चलते किसी को नहीं लगा था कि रतन टाटा कभी जेआरडी के उत्तराधिकारी बनेंगे। उस वक्त बॉम्बे हाउस, टाटा का हेडक्वार्टर में रतन टाटा को बाहरी के रूप में देखा जाता था। वीवीआई 2007 में F-16 लड़ाकू विमान उड़ाने जाते रतन टाटा फाइल। उस वक्त तक ग्रुप की कई कंपनियों को अलग अलग लोग संभाल रहे थे। उन्हें जेआरडी ने अच्छी खासी ऑटोनॉमी दे रखी थी। इनमें टाटा स्टील के रूसी मोदी से लेकर टाटा टी और टाटा केमिकल्स के दरबारी सेठ का नाम था। ताज ग्रुप, इंडियन होटल्स को देश की बड़ी हॉस्पिटैलिटी चैन बनाने वालों अजीत केरकर हो या टाटा की कई कंपनियों के बोर्ड में रहे नानी पालखीवाला, जेआरडी के बाद टाटा सन्स को संभालने के लिए इनके नाम की चर्चा थी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। रतन टाटा को कमान सौंपी गई। इसमें कदम का अंदर खाने खूब विरोध हुआ। नए चेयरमैन की राय काफी अलग थी। रतन टाटा की सफलता के 4 स्टेज। टाटा सन्स की कमान संभालने के बाद रतन टाटा ने शुरुआती साल जेआरडी के क्षत्रपों पर अधिकार स्थापित करने में लगाए। जेआरडी ने ग्रुप में डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया था। इसके बाद रतन टाटा अपनी कंपनियों को और एफिशिएंट बनाने में जुट गए। रतन टाटा की कॉरपोरेट लाइफ का तीसरा स्टेज ग्लोबलाइजेशन का था। आज की तारीख में टाटा ग्रुप का लगभग 58% रेवेन्यू ग्लोबल ऑपरेशंस से आता है। चौथा स्टेज था इनोवेशन का। रतन टाटा की ही विरासत है कि दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेज आज भी जारी है। टाटा ग्रुप और रतन टाटा की कहानी ग्रोथ और कंपटीशन की है।
प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी की है, ग्लोबलाइजेशन और इनोवेशन की है। हमारे देश में एक से एक बिजनेस टाइकून है और रत्न टाटा भी इनमें से एक है। रतन टाटा न केवल एक व्यवसायी हैं, बल्कि एक उद्योगपति, निवेशक, परोपकारी और कंपनी टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। वो वर्ष 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे हैं। रतन टाटा की सफलता की कहानी काबिले तारीफ है, परंतु वो इस ऊंचाई तक एक दिन में नहीं पहुंचे, बल्कि उन्हें कई वर्ष लगे। कई बार उन्हें असफलता का सामना भी करना पड़ा है। एक बार तो फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड ने उन्हें अपमानित भी किया था। इसके बाद उन्होंने फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर खरीदकर अपने अपमान का बदल लिया था। बचपन से ही बनना चाहते थे आर्किटेक्ट। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था, परंतु आपको यह बात पता है कि रतन टाटा बचपन से ही आर्किटेक्ट बनना चाहते थे। रतन टाटा के पिता नवल टाटा चाहते थे कि वो इंजीनियर बने और उन्होंने अपने पिता की इच्छा का मान भी रखा। उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए एक बार कहा था, मैं हमेशा एक आर्किटेक्ट बनना चाहता था क्योंकि यह मानवतावाद की गहरी समझ प्रदान करता है। साथ ही आर्किटेक्ट प्रोफेशन ने मुझे प्रेरित किया है और उस क्षेत्र में मेरी गहरी रुचि थी। लेकिन मेरे पिता चाहते थे कि मैं एक इंजीनियर बनूं और मैंने इंजीनियरिंग में 2 साल बिताए। आर्किटेक्ट होने का पछतावा नहीं। उन्होंने आगे बताया था कि इंजीनियरिंग के दौरान मुझे समझ आया कि मुझे एक आर्किटेक्ट बनना चाहिए जहां मेरी दिलचस्पी वास्तव में थी। रतन टाटा ने बताया कि मैंने अपना बाकी का जीवन आर्किटेक्ट के बाहर बिताया। मुझे एक आर्किटेक्ट होने का कभी पछतावा नहीं हुआ। मुझे केवल इस बात का अफसोस है कि मैं काफी लंबे समय तक ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं था। एक आम कर्मचारी की तरह शुरू किया था काम। रतन टाटा ने टाटा स्टील के रिटेल स्टोर पर एक दुकानदार की तरह ही शुरुआत की थी। 70 के दशक के दौरान उन्हें नेल्को और एम्प्रेस मिल्स जैसी कंपनियों का प्रभार दिया गया था। तो आप कह सकते हैं कि रतन टाटा की सफलता की कहानी टाटा समूह के किसी अन्य कर्मचारियों की तरह ही शुरू हुई थी। रतन टाटा 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर लाइमस्टोन को हटाने और भट्टी को हैंडल करने का काम किया। इसके बाद 3 वर्षों तक कई पोस्ट पर रहे और कंपनी को अपनी सेवाएं दी। इसके बाद में 1991 में समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने दिसंबर 2012 तक समूह का नेतृत्व किया। जब बने थे कंपनी के अध्यक्ष हुआ था विरोध। उनका अध्यक्ष पद को संभालना भी इतना आसान नहीं था। जब 1991 में जेआरडी टाटा ने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तब उन्हें विरोध भी झेलना पड़ा था। उस समय कई कंपनियों के प्रमुखों ने इस निर्णय का विरोध किया। ये वो लोग थे जो कई वर्षों से टाटा से जुड़े थे और काफी प्रभावी भी थे। इसके बाद रतन टाटा ने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की और उन्हें बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने सभी कर्मचारियों से कहा कि वे टाटा समूह को बनाने और उसे एक अलग स्तर पर ले जाने के लिए कुछ न कुछ योगदान दें। इस दौरान उन्होंने कई नई कंपनियों को टाटा ग्रुप से जोड़ा। ये वो कंपनियां थीं जिन्हें टाटा ग्रुप के ब्रांड का इस्तेमाल कर मिलने वाले लाभ को टाटा ग्रुप के साथ शेयर करना था। रतन टाटा की सफलता की कहानी टाटा समूह के अध्यक्ष रहकर 21 वर्षों तक सफलतापूर्वक जारी रही। इस अवधि के दौरान कंपनी का राजस्व कई गुना बढ़ा और 50 गुना से अधिक का लाभ अर्जित किया। टाटा कंपनी को वैश्विक स्तर पर दिलाई पहचान। रतन टाटा ने टाटा टेली सर्विसेज की शुरुआत की और भारत की पहली स्वदेशी विकसित कार इंडिका कार भी डिजाइन की और लॉन्च भी। इसके बाद वर्ष 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) लोगो लेकर सामने आया। वर्ष 2008 में उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो कार को लॉन्च किया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप को वैश्विक पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने इंग्लोडत स्टील मेकर कोरस और ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर और ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण भी किया। पद्म सम्मान।
रतन टाटा ने 21 वर्षों में टाटा ग्रुप की आमदनी को 40 गुना बढ़ाया है। रतन टाटा को उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया है। उन्हें भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। एक अपमान ने बदल दी रतन टाटा और टाटा मोटर्स की तकदीर, ये है सफलता की कहानी। ये कहानी है एक ऐसी हस्ती की जिसने अपने अपमान का बदला ताव में आकर नहीं बल्कि सफलता के झंडे गाड़ कर लिया। नई दिल्ली, स्पेशल डेस्क। कहते हैं कि अक्सर आम लोग अपमान का बदला तत्काल ले लेते हैं, लेकिन महान लोग उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। टाटा कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। टाटा सन्स में 100 से ज्यादा कंपनियां आती हैं। इन कंपनियों में सुई से लेकर स्टील, चाय से लेकर 5 स्टार होटल तक और नैनो से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ मिलता है। यहां हम टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे रतन टाटा के जीवन की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो सभी के लिए प्रेरणादायक है। कहानी जानने से पहले हम रतन टाटा के बारे में जान ले तो इस कहानी को समझने में और आसानी रहेगी। रतन टाटा की जिंदगी उतार चढ़ावों से भरी रही है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे हैं। रतन टाटा ने आईबीएम की नौकरी ठुकराकर टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत साल 1961 में एक कर्मचारी के तौर पर की थी, लेकिन साल 1991 आते आते वे टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। 2012 में वह रिटायर हो गए। रतन टाटा ने अपने 21 साल के राज में कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। वो फैसले लेते गए और उन्हें सही साबित करते गए। इस तरह हुई बदला लेने की शुरुआत। ये बात है साल 1998 की, जब टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। दरअसल ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की, लेकिन इस कार को बाजार से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जितना उन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बेचने का सुझाव दिया और न चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वो अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटों तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छप गए। वे वहां से अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल कर चले आए। बिल फोर्ड का वह अपमानित करने वाला वाक्य उन्हें लगातार बेचैन कर रहा था और उनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी थी। बस इसके बाद रतन टाटा ने निश्चय कर लिया कि वो अब इस कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे और लग गए कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के काम में। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की और बाजार का मन टटोला। इसके बाद की कहानी सभी को पता है कि भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। तो वहीं इस घटना के बाद से फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। मौके की नजाकत को समझते हुए रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगवार बनाने वाली कंपनी जेएलआर को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसको फोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद मीटिंग के लिए फोर्ड के अधिकारी भारत आए और बॉम्बे हाउस में मीटिंग फिक्स हुई। इसके बाद यह सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में हुआ। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा से कही थी, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव था। उस समय बिल फोर्ड के शब्द थे, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज जेएलआर टाटा ग्रुप का हिस्सा है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है।
रतन टाटा चाहते तो उसी समय बिल फोर्ड के साथ हुई मीटिंग में उनकी बात का जवाब दे देते। लेकिन कहा न कि महान लोग अपनी सफलता से लोगों को जवाब दिया करते हैं।